श्री बांके बिहारी की चमत्कारिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय बड़ा ही रोचक है। इस कथा में आप जानेंगे श्री बांके बिहारी ने जितेंद्र की बंद फैक्ट्री को कैसे चालू करवाया। अब कथा भाग पर आते हैं। सुबह 7 बजे थे, तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। जितेंद्र ने फोन का रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी ओर से आवाज आई, जय श्री राधे। राधे की आवाज सुनकर वह समझ गया कि ये मौसा जी ही बोल रहे होंगे। मौसा जी को प्रणाम कहकर उसने उनका हालचाल पूछा। वह कहने लगे, बेटे, श्री बिहारी जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। कल हम लोग वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। क्या तुम चलना पसंद करोगे? जितेंद्र ने वृंदावन एवं श्री बांके बिहारी महाराज के बारे में मौसा जी से बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी इच्छा थी कि वह श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाए। उसको समझ में आ गया, मौसा जी कह रहे हैं, अर्थात बांके बिहारी मुझे बुला ही रहे हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। आप मुझे बताएं कल कितने बजे चलना है? मौसा जी ने कहा, सुबह 8 बजे हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जितेंद्र कहने लगा, मैं सुबह 7:30 बजे तक आपके निवास पर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने रिसीवर रख दिया। जितेंद्र मन ही मन सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। श्री बांके बिहारी जी महाराज के अहेतु की कृपा से आज मुझे वृंदावन जाने का आमंत्रण मिला है। वह रोज की तरह उस दिन ऑफिस ठीक समय पर चला गया। ऑफिस पहुंचकर उसका मन श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्री वृंदावन की राह पर चलता रहा। सायंकाल फैक्ट्री का ऑफिस बंद करवाकर घर आ गया। ऑफिस में पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही थी, सो वहां कोई खास कार्य तो था नहीं। उसने मौसा जी के फोन के बारे में माता पिता को बताया और कहा, कल सुबह मैं मौसा जी के साथ वृंदावन जा रहा हूं। सुबह 5 बजे उठकर वह तैयार हो गया। ठीक समय पर वह श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए घर से चल दिया मौसा जी के घर। मौसा जी के साथ उनकी धर्मपत्नी एवं उनकी सुपुत्री ऋतु भी चल रही थी। उसी समय पर उन दोनों ने सभी ने घर छोड़ा और वह घर से निकल पड़े। कार को मौसा जी ही चला रहे थे। उनके बगल में मैं स्वयं बैठा था और पीछे की सीट पे मौसी जी एवं उनकी सुपुत्री ऋतु बैठी थी। मौसम बहुत ही सुंदर था। आज रोज की तरह गर्मी नहीं पड़ रही थी। बात ही बात में करते करते हमारा सफर कब कट गया हमें महसूस ही नहीं हुआ। हम हाईवे को छोड़कर वृंदावन की ओर मुड़ लिए। तभी मौसा जी ने जोर से बोला, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कितना आनंद था इस जयकारे में। वह वृंदावन में हमेशा जयपुरिया भवन में ही रुकते थे, लेकिन आज उन्हें वहां पर कोई भी कमरा खाली नहीं मिला। मैनेजर से उनका परिचय था। बोला, आप अपना सामान मेरे रूम में रख दें, बिहारी जी का श्रृंगार आरती का दर्शन कराएं, लौटकर अन्य किसी धर्मशाला में हम कमरा ले लेना। सामान को छोड़कर वह मंदिर की ओर दौड़ पड़े। आरती की आवाज लग चुकी थी। प्रत्येक दर्शनार्थी मंदिर के अंदर जल्दी पहुंचने की कोशिश में था। उन लोगों में माला आदि लेकर मंदिर में प्रवेश किया। आरती प्रारंभ हो चुकी थी। खंजन नयन बैन रमसाते, रूप सुधा आरत की जे नवनावर की, पद गा रहे थे दर्शनार्थी। आरती होने के बाद छींटे लगाते हुए पुजारी जी महाराज जगमोहन में उतर आए और पीछे तक जल के छींटे डालने लगे। जितेंद्र हमसे कुछ आगे खड़ा था। जल की छींटों से सराबोर हो गया। आरती के बाद आगे खड़ी स्त्रियां भजन गाने लगी। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। इस प्रकार से उन महिलाओं ने बहुत सुंदर ढंग से आरती गाई। मैंने हमेशा की तरह अपने गोस्वामी मूल बिहारी जी से श्री बिहारी जी का भोग लगाने के लिए 11 रुपए दिए, माला भेंट की और उनके द्वारा ही चढ़वाई। प्रसाद लेकर हम जयपुरिया भवन की ओर चल दिए। मैं जितेंद्र से कह रहा था, शायद अब की बार श्री बांके बिहारी की वृंदावन मुझे रोकने की इच्छा नहीं है। मैं जयपुरिया के अलावा आज तक कहीं भी नहीं रुकता हूँ। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और भोजन आदि भी उपलब्ध है। जैसे ही हमने जयपुरिया में प्रवेश किया तो मैनेजर बोला, भाई जी, 24 नंबर वाले कमरे के जो किराएदार थे वो अभी जा रहे हैं, आप वहीं पर रुक जाइए, 10-15 मिनट में अभी कमरा खाली हो जाएगा। मौसा जी की आंखों में तो अश्रु छलक आए और वो कहने लगे, देखो,
प्रभु को एक क्षण भी नहीं लगा हम लोगों को रोकने के लिए। मैं बात ही कर रहा था जाने की, और इधर देखो प्रभु ने हमें रोक लिया। प्रभु कितने दयालु हैं। कमरे में सामान व्यवस्थित कर वह दोपहर आरती के वक्त पुनः श्री बांके बिहारी जी के मंदिर आए और सायंकाल फूल बंगले में विराजमान होने की बात सुनकर आनंदित हो उठे। जितेंद्र ने कभी फूल बंगला नहीं देखा था। सोचने लगा, कैसे बनेगा फूलों का बंगला, क्यों बनता है फूल बंगला, कौन बनवाता है। कई प्रश्न एक साथ उसके मस्तिष्क में घूम गए। उन्होंने अपने गोस्वामी मूल बिहारी जी से पूछ ही लिया फूल बंगले के बारे में। बिहारी जी के गोस्वामी ने ब्रज भाषा में कहा, भैया बिहारी जी को अपनी कोठरी में भाव रूप से विराजवे की भावना सोही भक्त फूल बंगला को बनायो करे, या बिहारी जी किसी भक्त पर कोई विशेष कृपा कर दे तो भी वह बिहारी जी को फूल बंगला बनवायो करो। जितेंद्र भी मन ही मन संकल्प लेने लगा, प्रभु यदि इस साल आप मेरी फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलवा देंगे तो मैं भी आपके लिए बंगला की सेवा करूंगा। ऐसा विचार कर जितेंद्र मौसा मौसी एवं ऋतु जयपुरिया भवन आ गए। उन दिनों जितेंद्र की फैक्ट्री में लेबर बहुत ही परेशान कर रही थी। रोज रोज हड़ताल से व्यापार को बहुत नुकसान हो चुका था। स्वभावतः ही घबराया हो मनुष्य भगवान के सहारे में ही जाता है। दोपहर को विश्राम करने के बाद हम सायंकाल पुनः श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शनार्थ गए। भव्य फूल बंगला में श्री बिहारी जी महाराज विराजमान थे। दर्शनों का अद्भुत आनंद था। उस समय उसी सुबह की गोस्वामी जी की वाली बात याद आ गई और उसने बिहारी जी से सब कुछ कह डाला। अब वृंदावन से दिल्ली जाते समय जितेंद्र का मन श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में ही लगा रहा। दिल्ली पहुंचकर वह सीधे अपनी फैक्ट्री जा पहुंचेगा। द्वारपाल ने फाटक का ताला खोला और जितेंद्र का अभिवादन किया, नमस्ते सर। लेकिन जितेंद्र ने जवाब दिया, जय हो बिहारी जी की। द्वारपाल जितेंद्र बाबू को अंदर आते हुए और उनका एक विशेष परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अभी जितेंद्र ऑफिस पहुंचा ही था, फोन की घंटी घनघना उठी। जितेंद्र ने रिसीवर उठाया और कहता है, हेलो। इतने में आवाज आती है रिसीवर पर, नमस्ते सर, मैं बोल रहा हूं राघव। रिसीवर से आवाज आई। राघव का नाम सुनते ही जितेंद्र की तो त्योरियां चढ़ गईं, क्रोध में तिलमिला उठे। यह वही राघव था जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री में हड़ताल चल रही थी। फिर भी धैर्यपूर्वक जितेंद्र ने कुछ कहा नहीं और कहा, कहो राघव। राघव कहने लगा, सर हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कल से हम आपके यहाँ पर कार्य करने आएंगे और हड़ताल हम खत्म कर देंगे। हमारी अब कोई शर्त नहीं है। आक्रामक रुख वाले राघव में आए हुए इस परिवर्तन का रहस्य जितेंद्र नहीं समझ सका। फोन का रिसीवर उसने रख दिया और स्वयं ऑफिस से बाहर आकर द्वारपाल से बोला, हड़ताल खत्म हो चुकी है, कल सुबह लेबर आएंगे तो उन दरवाजा खोल देना। द्वारपाल भी स्थिति को समझ नहीं सका। दूसरे दिन राघव अपने अन्य साथियों के साथ फैक्ट्री के कार्य करने के लिए पहुंच गया। दोपहर के 12 बज रहे थे जब जितेंद्र अपने ऑफिस पहुंचा। उसके पहुंचते ही चैम्बर में राघव को बुला भेजा। राघव सहमे कदमों से ऑफिस की तरफ अंदर जाकर बोला, नमस्ते सर। शर्म के मारे उसकी आंखें नीचे पड़ी हुई थी। जितेंद्र ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और बोला, क्यों, एकदम हड़ताल खत्म करने का तुमने कैसे सोच ली? राघव घबराए हुए स्वर में बोला, सर कल रात को मैंने स्वप्न में एक श्याम रंग का बालक दिखाई दिया। उसने मुझसे कहा कि कल हड़ताल खत्म कर दो वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तभी मैंने आंखें खोली। वह कौन था, क्या कर देगा, मैं इसी से भयभीत हो चुका था। ये तो स्वयं बांके बिहारी थे जो एक श्याम बालक के रूप में उसे स्वप्न दे गए थे। सुबह उठने के बाद मैं आपसे मिलने आने ही वाला था, सोचा फोन कर लूं कि साहब फैक्ट्री में है या नहीं। भाग्य से आप भी ऑफिस में ही मिल गए। जितेंद्र ने बात काटते हुए कहा, ठीक है जाओ। जितेंद्र श्री बांके बिहारी जी महाराज की अद्भुत कृपा से आनंदित था। उसने स्वयंकाल ही श्री बांके बिहारी जी की आरती की हाजिरी देने का कार्यक्रम बना लिया और वह अपनी मां के साथ श्री धाम वृंदावन में पुनः आया और सीधा मूल बिहारी गोस्वामी के पास जाकर बोला, महाराज आपके आशीर्वाद और बिहारी जी की कृपा से मेरे यहाँ पे जो हड़ताल चल रही थी वह समाप्त हो गई है। आप कल श्री बांके बिहारी जी महाराज का बंगला हमारी ओर से सजवा देना
मूल बिहारी जी श्री बांके बिहारी की ओर देखते हुए बोले, प्रभु इसकी विनती आपने एक दिन में ही सुन ली। और जितेंद्र से बोले, भैया तुम बड़े भाग्यवान हो जो बिहारी जी की कृपा के तुम अधिकारी बने हो। दूसरे दिन सायंकाल फूल बंगले का आयोजन जितेंद्र की ओर से किया गया। रात्रि में वह पुनः दिल्ली आ गए। बिहारी जी ना जाने अपने भक्तों पर इस प्रकार कितनी अद्भुत की कृपा करते हैं, किंतु सच्चे दिल से उन्हें पुकार के तो देखो। जो भी व्यक्ति अपने अंतर हृदय से भगवान के स्वरूप श्री बांके बिहारी लाल को पुकारता है, उसके ऊपर वह विशेष कृपा करते ही हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।